ट्राओरे ने ट्रंप की 70% सोना और तेल की मांग ठुकराई। अफ्रीका ने दिया जवाब। जब से वह आए, सबसे पहले उन्होंने सोने की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे पहले बुर्किना फासो की सोने की खदानें विदेशी कंपनियों के पास थीं, जिनमें ज्यादातर फ्रेंच थीं। आज सारी खदानें सरकार के अधीन हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। एक छोटा अफ्रीकी देश दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति को नहीं कह देता है। जब वॉशिंगटन ने बुर्किना फासो से उसके सोने और तेल का 70% मांगा, तो कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने जवाब दिया तर्क से। उन्होंने खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, विदेशी हाथों को मुनाफे से हटाया और घोषणा की, बुर्किना फासो बिकाऊ नहीं है। लेकिन असली सवाल था, क्या यह विद्रोह लापरवाही थी या नए अफ्रीका की पहली बुद्धिमान बगावत? किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक शांत, स्थलरुद्ध देश वॉशिंगटन से टकरा जाएगा। परंतु 2024 के अंत में कई राजनयिक लीक और क्षेत्रीय स्रोतों के अनुसार ट्राओरे को एक असाधारण प्रस्ताव भेजा गया था। अपने देश के सोने और तेल पर 72% नियंत्रण अमेरिकी समर्थित संस्थाओं को सौंप दो और बदले में सुरक्षा सहायता और विदेशी निवेश की गारंटी पाओ। ऊपर से यह विकास साझेदारी जैसी लगती थी, लेकिन भीतर यह संप्रभुता का सौदा था। वॉशिंगटन के लिए यह पुरानी चाल थी, जो दशकों से अफ्रीका में दोहराई जा रही थी। पर ट्राओरे के लिए यह तर्क का अपमान था। कैसे कोई देश जो आत्मनिर्भर बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने भविष्य को दूसरों की सुविधा के लिए बेच सकता है? मांग का समय भी सोच समझकर चुना गया था। उस वक्त बुर्किना फासो अपनी सोने की आपूर्ति श्रृंखला को सुधार रहा था, निर्यात पर नियंत्रण बढ़ा रहा था और विदेशी कंपनियों का ऑडिट कर रहा था। पश्चिमी निवेशक असहज थे और ठीक उसी तनाव के बीच अमेरिका का यह प्रस्ताव आया। दोस्ती की भाषा में लिपटा, लेकिन दबाव से भरा हुआ। राष्ट्रपति भवन में ट्राओरे के सलाहकारों ने प्रस्ताव को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा। संख्याएं न तो गणितीय रूप से, न ही नैतिक रूप से समझ में आ रही थीं। देश की 70% संपत्ति के बदले अस्थायी राजनीतिक स्थिरता, यह सौदा नहीं था। यह बयान था कि अफ्रीका पर अब भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसी पल ट्राओरे ने निर्णय लिया जिसने देश का भाग्य बदल दिया। उन्होंने राजनयिक जवाब देने से इनकार किया। उन्होंने नीतियों के जरिए उत्तर दिया। सभी विदेशी संसाधन अनुबंधों की समीक्षा का आदेश, लंबित निर्यात सौदों को स्थगित किया और खनन व ऊर्जा मंत्रालय को राष्ट्रीय स्वामित्व कानून तैयार करने का निर्देश दिया। उनकी भाषा वॉशिंगटन की नहीं थी, अफ्रीका की थी। जब यह फैसला सार्वजनिक हुआ तो घबराहट बुर्किना फासो में नहीं, बल्कि विदेशी बाजारों में फैल गई। वित्तीय विश्लेषकों ने संसाधन राष्ट्रवाद को महामारी की तरह पेश किया। IMF ने सूक्ष्म चेतावनियां जारी की, लेकिन उआगादुगू की गलियों में मजदूरों, व्यापारियों और छात्रों ने इसे न्याय कहा। ट्राओरे का तर्क सरल था, जो देश अपने संसाधनों पर नियंत्रण नहीं रखता, वह अपने भविष्य पर नियंत्रण नहीं रख सकता। तो उनके लिए असली खतरा निवेश खोना नहीं, बल्कि निर्णय लेने की शक्ति खोना था। 70% मांग को ठुकराना केवल सोने की रक्षा नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र सोच की रक्षा थी। उस दुनिया में जहां अफ्रीकी तर्क को विद्रोह समझा जाता है, उन्होंने देखा था कि जो भी अफ्रीकी नेता अलग सोचता है, उसे दंडित किया जाता है। लिबिया ने जब सोने पर आधारित मुद्रा बनाने की कोशिश की, उसे कुचल दिया गया। कांगो ने कोबाल्ट पर नियंत्रण बढ़ाया, उसे निशाना बनाया गया। घाना ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर टैक्स लगाया, उसे चेतावनी मिली। यह पैटर्न एकदम वैज्ञानिक था। जब भी कोई अफ्रीकी देश समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करता, पश्चिम नियम बदल देता। तो ट्राओरे ने खेलना ही छोड़ दिया। उन्होंने अपना नया फॉर्मूला बनाया, जहां राष्ट्रीय हित विदेशी अनुमोदन से ऊपर था और नेतृत्व का अर्थ था गरिमा की कीमत पर जोखिम स्वीकार करना। उस एक निर्णय में बुर्किना फासो संसाधन आपूर्तिकर्ता से प्रतिरोध का प्रतीक बन गया और दुनिया को पहली बार यह सोचना पड़ा, क्या होता है जब सबसे छोटी आवाज सबसे स्पष्ट तर्क से बोलती है। जब दुनिया ने पूछा कि एक युवा अफ्रीकी कप्तान ने सुपर पावर को कैसे चुनौती दी, तो ट्राओरे ने कहा, मैं भावनाओं से नहीं, तर्क से बोलता हूं। उन्होंने अफ्रीका की पीड़ा में गणित देखा, एक ऐसा फॉर्मूला जो दशकों से दोहराया जा रहा था। पहला कदम, साझेदारी का भ्रम पैदा करो। दूसरा कदम, वित्तीय संस्थानों के जरिए नियम तय करो। तीसरा कदम, अधीनता को स्थिरता कहो। हर बार जब कोई अफ्रीकी देश आर्थिक संकट में पड़ा, वही खिलाड़ी आए, कर्ज, सलाहकार, तकनीकी विशेषज्ञ, और अंत में वही खनन, तेल या दूरसंचार के ठेके ले गए। यह सब तर्क के नाम पर होता रहा। ट्राओरे ने पूछा, अगर विदेशी निवेश ही प्रगति की कुंजी है, तो इतने खनिज संपन्न देश अब तक गरीब क्यों हैं? जवाब आंकड़ों में था।
2023 में बुर्किना फासो ने $3 अरब से अधिक का सोना निर्यात किया, पर उसका 10% भी जनता तक नहीं पहुंचा। पश्चिमी मीडिया ने कहा, विकासशील देश। सुन ट्राओरे ने कहा, यह नियंत्रण के नाम पर की गई लूट है। उनका तर्क सीधा था, कोई देश कटौतियों से गरिमा नहीं बना सकता। शोषण का गणित हमेशा अफ्रीका को माइनस में रखता है। उन्होंने एक एक कर मान्यताओं को तोड़ा, IMF मॉडल को ठुकराया, जो अच्छे शासन को बाहरी आदेशों का पालन मानता था। उन्होंने पूछा, अफ्रीका को निवेशकों को बुलाने की जरूरत क्यों है, अपनी पूंजी क्यों नहीं बनाता? उन्होंने उस अंधविश्वास को चुनौती दी कि विदेशी अनुमोदन के बिना संप्रभुता का मतलब अलगाव है। उनकी हर दलील एक सिद्धांत पर टिकती थी, समानता के बिना दक्षता सिर्फ संगठित चोरी है। ट्राओरे ने व्यवस्था नहीं जलाई, उन्होंने उसका झूठा तर्क हटा दिया। उन्होंने विचारधारा को प्रमाण में बदला, कितना सोना बचा, कितना वापस आया, और हर बार नियम क्यों बदल दिए गए जब अफ्रीका ने न्याय मांगा। अंत में उन्होंने समझा, संसाधनों पर नियंत्रण गर्व नहीं, प्रगति की पूर्व शर्त है। कोई शिक्षा, उद्योग या डिजिटल क्रांति तब तक सफल नहीं होगी जब तक नीम यानी प्राकृतिक संपत्ति अपने हाथों में न हो। इसलिए उन्होंने अपने प्रतिरोध को पश्चिम विरोध नहीं कहा, बल्कि आर्थिक साक्षरता कहा। उन्होंने कहा, संप्रभुता कोई नारा नहीं, बजट की एक पंक्ति है। जो उस पंक्ति को नियंत्रित करता है वही भविष्य नियंत्रित करता है। उनका यह दृष्टिकोण विचारधारा नहीं, अध्ययन से उपजा था। उन्होंने देखा कि चीन ने कैसे अपनी आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण रखा, रूस ने ऊर्जा पर राज्य नियंत्रण से शक्ति पाई, और छोटे एशियाई देशों ने कैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का निजीकरण करने से इनकार किया। तो जब ट्राओरे ने 70% मांग को ठुकराया, वह विद्रोह नहीं था, वह सुधार था, एक असंतुलित दुनिया में संतुलन बहाल करने की कोशिश। लेकिन तर्क के अपने परिणाम होते हैं। जब आप किसी झूठ को उजागर करते हैं, तो वह व्यवस्था जो उस झूठ को बचा रही होती है, घबराने लगती है। यही हुआ। पश्चिमी निवेशक भाग गए, मीडिया की कहानियां कठोर हो गईं, और बुर्किना फासो का सोना भू राजनीति की नई दरार बन गया। इसके बाद चुप्पी नहीं, जवाबी कार्रवाई हुई। थोड़ा रुकिए, स्टोरी विद तंजरुल को बड़ा धन्यवाद देने के लिए, जहां अफ्रीकी आवाजें, कहानियां और संघर्ष सहेजे और साझा किए जाते हैं। आपका समर्थन सिर्फ चैनल के लिए नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बनना है। आगे बढ़ते हैं। हर वह व्यवस्था जो नियंत्रण पर टिकी होती है, जब उसका पैटर्न टूटता है तो हिंसक प्रतिक्रिया देती है। जब ट्राओरे ने शोषण की तर्क व्यवस्था को उजागर किया, तो पश्चिमी शक्तियां खामोश नहीं रहीं। उन्होंने सजा देने की कोशिश की। पहला हमला आर्थिक था। कुछ ही हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं ने सहयोग रोकना शुरू कर दिया। विकास साझेदारियों की समीक्षा हुई। रेटिंग एजेंसियों ने देश की साख घटाई, निवेश जोखिम के नाम पर। यह वही पुराना नृत्य था, जब तर्क हार जाए तो अर्थव्यवस्था से गला घोंटो। लेकिन इस बार कुछ बदला। ट्राओरे ने गुस्से से नहीं, तर्क से जवाब दिया। एक भाषण में जो पूरे साहेल में गूंज उठा, उन्होंने कहा, किसी देश को कार्यकुशलता के नाम पर डराया नहीं जा सकता। और उस एक वाक्य ने दशकों पुरानी धारणा को तोड़ दिया कि पश्चिम की आज्ञाकारिता ही अच्छा शासन है।